जम्मू कश्मीर में पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 24 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से वोटिंग का सिलसिला शुरू हुआ है और 7 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक, मतलब शुरुआती 2 घंटे वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा सामने आ गया है। 11% वोटिंग हुई है शुरुआती 2 घंटे में। किश्तवाड़ में सुबह 9 बजे तक करीब 15% मतदान हुआ है। 7 जिलों की 24 सीटों पर मतदान का सिलसिला लगातार जारी। जम्मू कश्मीर में पहले दौर की वोटिंग चल रही है। इसमें सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज सुबह 7 से 9 शुरुआती 2 घंटे में किश्तवाड़ में देखने के लिए मिल रही है, जहां 15% मतदान हुआ है और ऑन एन एवरेज 2 घंटे में 11% वोटिंग अभी तक जम्मू कश्मीर में हुई है। अगर आपके इलाके में भी आज मतदान का दिन है तो फिर अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाइए, वोट जरूर दीजिए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में वोटिंग का आज से आगाज हो रहा है। पहले चरण की वोटिंग आज सुबह 7 बजे से शुरू हुई है और वोटिंग के 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। पोलिंग बूथ पर वोटर्स की लंबी लंबी कतारें सुबह के इन 2 घंटों में देखने के लिए मिली। 7 जिले हैं, 7 जिलों की 24 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। वोटिंग के 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह मतदाताओं में देखने के लिए मिल रहा है। पोलिंग बूथ पर लंबी कतारें। 7 जिलों की 24 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पहले दौर की आज वोटिंग हो रही है। गौर करने वाली बात यह कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है और इससे पहले 2024 लोकसभा चुनाव में भी मतदाताओं का जबरदस्त उत्साह देखने के लिए मिला था और अब बारी विधानसभा चुनाव की। पहला विधानसभा चुनाव अनुच्छेद 370 हटने के बाद, और देखिए किस तरीके का उत्साह आज मतदाताओं में नजर आ रहा है। चाहे डोडा हो, अनंतनाग हो, किश्तवाड़, कुलगाम, पुलवामा, रामबन, हर तरफ एक सी तस्वीर। पोलिंग बूथ जो हैं वो गुलजार नजर आ रहे हैं, रौनक नजर आ रही है, मतदाताओं की भीड़ नजर आ रही है। सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड से इस वक्त मौजूद हैं। अनंतनाग से जैनेंद्र इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जैनेंद्र का रुख करते हैं और जानते हैं जैनेंद्र से, यही जिस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं, महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी इल्तिजा जो उम्मीदवार भी हैं इस पहले ही चरण में, उनको पहुंचना है वोट डालने के लिए। क्या जानकारी मिल रही है, कब तक पहुंचेगा परिवार वोट डालने के लिए? रुमाना, जानकारी के मुताबिक इल्तिजा लगभग 11 बजे के आसपास मतदान करने पहुंचेंगी और 2 बजे के आसपास महबूबा मुफ्ती यहां मतदान करने पहुंचेंगी। लेकिन उसके पहले आम मतदाता सुबह से ही लगातार मतदान कर रहे हैं और कतार जो है वो उसी तरीके से कायम है जिस तरीके से सुबह से लगी हुई थी। लोग मतदान करके जा रहे हैं, नए वोटर्स वोट डालने के लिए आ रहे हैं। एक मतदाता हमारे साथ है, जरा निशान दिखा दीजिए। आप बड़े खुश लग रहे हैं, क्या बात है? बहुत बढ़िया बात है। आज मैं क्या कहूँगा, खुशी की लहर है चेहरे पर। इसलिए खुशी की लहर है कि आज 10 साल 12 साल के बाद वोट डालने जा रहे हैं। तो इससे पहले क्या कुछ हुआ था इससे सब लोग बखूबी वाकिफ़ है, मगर आज गवर्नमेंट का हम थैंक यू करते हैं, शुक्रिया करते हैं, क्योंकि आज ये मौका फिर से हमको फराहम किया है। तो इसके लिए हम गवर्नमेंट का बढ़िया धन्यवाद करते हैं। तो क्या मुद्दा है इस बार चुनाव का सबसे अहम? मुद्दा तो इससे पहले भी बहुत सारे हमारे मसले मसाइल है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है यहाँ तो बेरोजगारी का है। कश्मीर में बढ़िया बेरोजगारी है, तो कारोबार नहीं है। हाँ, इसमें शक की बात नहीं है, यात्रा तो वहाँ से आई है, वहाँ पालगाम में चली गई है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मगर वो पैसा तो यहाँ तो न वो यात्रा न वो टूरिस्ट बीच में से गुजर रहे हैं। कहीं कोई कुछ कमाएगा पाएगा। इतने करोड़ टूरिस्ट, जो इतनी संख्या बढ़ गई है, तो वो पैसा यही देखने में क्या कुछ नहीं आया आज तक। बहुत कुछ टूरिज्म आया है, मगर कश्मीरी का कोई इससे तो कोई फायदा नहीं हुआ है। भाई आप लोगों की तो हो रही, किसकी हो रही है? 0% कमाई। कहाँ की कमाई? उधर से डब्बे में भर दिया, उधर को छोड़ दिया, तो बीच में तो मर गए लोग। ये बताइए, महंगाई बेरोजगारी के अलावा क्या 370 आदि भी मुद्दा है? 370 हटी है, वो हमारा राइट है। तो हम कहते हैं स्पेशल स्टेटस फॉर जम्मू एंड कश्मीर, वो ख़त्म कर दिया। तो इससे हम लोग तो अंदर से ठंडे पड़ गई है। ये हुआ है तो इससे इसको मिटाने से, इसको हटाने से यहाँ रोजगार मिला है, वो हुआ है, कुछ नहीं हुआ। क्या वो है? क्या मुद्दा आना? मुद्दा है, आना चाहिए। और क्या? दैट आर्टिकल रन इन आवर ब्लड वेन्स। जरा आप, मैं देख रहा था आप शेरो शायरी सुना रहे थे, जरा कुछ हो जाए आज जमहूरियत के इस मौके पर। लोग वोटिंग का इतना जो कुछ हमने देखा बहुत बढ़िया देखा है, मगर आज लास्ट में यही कहूँगा कि बेहयाई हद से गुजरी, बंद परवर कब तलक, हम कहेंगे हाल दिल, मगर आप फरमाएंगे क्या? ओके सर।
कैसी सरकार आप देख रहे हैं 8 तारीख को, क्योंकि कई पार्टियां हैं, कई इंडिपेंडेंट हैं, कैसी सरकार आप देख रहे हैं? हम चाहते हैं कि अच्छा सरकार आ जाए जो लोगों की बात को माने और सुने। किसी एक पार्टी की सरकार बनती दिख रही है? कहाँ लगता है, तो आज भी ये कोalition सरकार आ जाएगी। चलो, ना होने से बेहतर है, कुछ होना भी बेहतर है। इसलिए हम आज चाहते हैं कि वोट डालें और इंशाल्लाह तो हमारी सरकार आ जाए, और क्या। आमीन। तो देखिए किस तरीके की खुशी है रोमाना और किस अंदाज में अपनी बात रख रहे हैं। मुद्दों पर वोटिंग हो रही है और उम्मीद है कि जो सरकार बनेगी वो इन मुद्दों पर काम करेगी। और आप भी इन्हीं के रंग में नजर आ रहे हैं, रंगे हुए पूरी तरीके से। जिस तरीके की इनकी दुआएं, उस पर आमीन पढ़ते हुए हमें जैनेंद्र भी सुनाई दे रहे हैं। जमहूरियत का जश्न जबरदस्त अंदाज में मनाया जा रहा है कश्मीर में। जल्दी से पुलवामा लेकर चलेंगे। आसिफ कुरैशी हमारे साथ इस समय मौजूद है और जरा आसिफ से जानते हैं। आसिफ, जिस तरीके से लोग खुलकर अपनी बात कर रहे हैं, मतलब ये जो तस्वीरें हैं, वाकई में इन तस्वीरों को देखकर इतनी खुशी सी मिल रही है कि वो डर नहीं है, वो डर गायब हो गया है। एक हमेशा जो एक डर कसाया, एक खौफ जो रहता था, वैसा कुछ नहीं है। लोग खुलकर जो उनके मन में है वो कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल रोमाना, देखिए इससे पहले जो लोकसभा के चुनाव में हुए थे उसमें भी लोग काफ़ी बड़ी संख्या में, इनफैक्ट कहूँगा कि रिकॉर्ड संख्या में बाहर आए थे। लेकिन कुछ इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां पे मतदाता बड़ी संख्या में बाहर नहीं आ रहे हैं। हम इस समय पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के पुलवामा जो असेंबली सेगमेंट है उसके मलंगपुरा गांव में है और यहाँ पे 2 पोलिंग बूथ्स है जो है। दोनों ही पोलिंग बूथ पे तकरीबन 1,000 से ज्यादा वोट हैं और केवल एक बूथ पे कुछ महिलाएं हैं जो वोट देने के लिए पहुंची है। लेकिन यहाँ पे जो मतदान की रफ्तार है काफी धीमी है और इसके बाबत यहाँ पे जो लोगों से हमने बात की तो उनका ये कहना था कि इस इलाके में लोग चुनाव से अभी भी दूरी बनाए हुए हैं। हालांकि धीरे धीरे करके कुछ लोग चुनाव के लिए आ रहे हैं, वोटिंग के लिए आ रहे हैं और जिस तरीके की का उत्साह जो ज्ञानेंद्र ने दिखाया कि बिजबिहारा में लोग दिखा रहे हैं, यहाँ पे वो दिख नहीं रहा है। यहाँ पे जो है सिर्फ महिलाएं फिलहाल लाइन में खड़ी हैं। कुछ क्या कहना है कि थोड़ी देर बाद यहाँ पे जो है पुरुषों की लाइनें हो जाएगी शुरू, तो क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा संख्या बढ़ेगी। लेकिन पिछले चुनाव की बात करें तो इस इलाके में यहाँ पर खास मेहमान अजय कौल जी मौजूद है और वो ये बता रहे हैं कि शायद फसल कटाई का भी मौसम है और इस वजह से हो सकता है इस समय थोड़ी रफ्तार कम हो, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा तो लोग पहुंचेंगे यहाँ पर आसिफ कुरैशी वोट डालने के लिए। आसिफ, बिल्कुल, देखिए सितंबर अक्टूबर का महीना है। सेब जो है सेब उतारने का काम चल रहा है। इस समय भी हम जिस इलाके से घूम रहे हैं ये सेब के लिए मशहूर है, तो इसीलिए माना यही जा रहा है कि सुबह सुबह जो है पुरुष जो है वो बागों में होंगे। तो हो सकता है कि यहाँ पे वोटिंग की पैटर्न जो है वो बदला जाए। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पे लौटूंगी आपके पास आसिफ कुरैशी। देखिए, हम तो यही एबीपी न्यूज की तरफ से अपील करेंगे कि अगर आपके इलाके में भी आज वोटिंग का दिन है तो वोट जरूर दीजिए, क्योंकि वोट आपका अधिकार भी है और आपकी जिम्मेदारी भी है। और इस बीच जम्मू कश्मीर की किश्तवाड़ सीट से पहली बार चुनाव लड़ रही हैं बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। जम्मू रीजन में सियासत का सबसे युवा चेहरा है, नाम है शगुन परिहार। और महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि शगुन के परिवार से उनके पिता, उनके चाचा दोनों ही आतंकवादियों का शिकार हुए थे। आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी थी। बीजेपी उम्मीदवार शगुन परिहार का कहना है ये चुनाव जम्मू कश्मीर में शांति और विकास के लिए, और साथ ही आतंकवाद के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि आतंकवादी घटनाओं पर लगाम लगाना बेहद जरूरी। किसी भी परिवार को आतंकवाद का दंश न झेलना पड़े, इसीलिए वो राजनीति में आई हैं। सुनाते हैं आपको उन्हीं की खास बातचीत एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन से। किश्तवाड़ से बीजेपी प्रत्याशी शगुन परिहार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शगुन परिहार के पिता और चाचा की 2018 में आतंकियों ने हत्या कर दी थी। शगुन जी, इस बार निजाम बदला है, आर्टिकल 370 भी हट गया है। किस तरीके की फाइट देखती हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी सजाद अहमद किचलू आपके अपोजिट में खड़े हुए हैं जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी रह चुके हैं। जी, ये फ़ाइट तो है, ये जो मेरी और सजाद किचलू जी की नहीं है, ये फ़ाइट यहाँ की आवाम, यहाँ के गरीब जनमानस की, किश्तवाड़ के सभी लोगों की और एक ऐसे व्यक्तित्व की है जिन्होंने हमेशा किश्तवाड़ को डिस्टर्ब किया है। जी, आप खुद आतंकवाद का दंश झेल चुके हैं, आपके पिता और चाचा की भी हत्या हुई थी, लेकिन किचलू साहब का कहना है कि ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, बेरोजगारी और इन सब चीज़ों की बात तो की नहीं जा रही है। और सबसे ज़्यादा आतंकवाद तो 2018 में था और बीजेपी के शासनकाल में रहा है।
जी, किचलू साहब ये जो बातें कह रहे हैं ये उनके पार्टी मैनिफेस्टो में क्यों नहीं लिखा है? उनके पार्टी मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ है हम आतंकवादियों को छुड़ाएंगे, हम 370 को वापस लाएंगे, हम 35 को वापस लाएंगे। उनके पार्टी मैनिफेस्टो में रोजगार की कोई बात नहीं है, डेवलपमेंट की कोई बात नहीं है, टूरिज्म की कोई बात नहीं है, एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं है, और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रोड पहुँचाने की भी बात नहीं है। तो किचलू साहब ये जो भी बातें कर रहे हैं ये सिर्फ आम जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि उनके पार्टी मैनिफेस्टो में साफ साफ सब कुछ लिखा हुआ है। साथ में किचलू साहब ने बस स्टैंड से धमकी दी है कि मैं 4 के बाद इनको दिखा दूंगा। तो वहाँ से उनकी मानसिकता का पता चलता है, उनकी क्रूरता का पता चलता है कि वो किस तरह के इंसान हैं। और रही बात इलेक्शन की, इलेक्शन लड़ना वो अब इस टाइम पे छोड़ चुके हैं। वो बस लोगों में नशा बांट रहे हैं और पैसा बांट रहे हैं, जिससे कि उनको लगता है कि यहाँ की वो गरीब आवाम को खरीद लेंगे। लेकिन किश्तवाड़ वीरों की भूमि है, वीरों की धरती है। यहाँ के वीरों ने अपने खून से किश्तवाड़ को सींचा है। तो यहाँ के लोग बिकाऊ नहीं हैं, यहाँ के लोग ईमानदार हैं, उनका ज़मीर जिंदा है। तो वो किचलू साहब की सभी ये जो ऑफरें दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं, वो उन सबको ठुकरा देंगे। क्या मुद्दे होंगे आपको लगता है जनता उस पर आपको वोट देगी? बिल्कुल, सबसे पहला मुद्दा जो है हमारा सिक्योरिटी का रहेगा, क्योंकि जो एक हादसा परिवार में हो जाता है उसके बाद परिवार वालों को जो सेटबैक लगती है उससे उभरने में बहुत समय लग जाता है, या यूं कह दो कि वो दर्द सहते सहते ना वो आदत सी हो जाती है, लेकिन वो दर्द भूलता नहीं है। तो मेरा सबसे पहला यही टारगेट रहेगा कि शगुन परिहार की तरह किसी और के पिता की हत्या ना हो। और साथ में हमारे डेवलपमेंटल इश्यूज़ भी हैं। मैं अपने दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में पैदल चली हूँ और मैंने देखा है वहाँ पे रोड्स नहीं हैं, वहाँ पे स्कूल्स नहीं हैं, वहाँ पे कोई कंपनीज़ नहीं है, वहाँ पे हॉस्पिटल्स भी नहीं हैं। तो मैं हैरान होती हूँ पिछली सरकारों पे, पिछले 70 साल ये जो किचलू परिवार ने हमारी गरीब जनता पे राज किया है, इन्होंने क्या किया है हमारे गाँव वालों के लिए? इन्होंने बस सिर्फ और सिर्फ आम जनमानस को लूटा है और वही पैसा आज ये इलेक्शन में पानी की तरह बहा रहे हैं। से सरकार बनी जी, वो तो आने वाला समय बताएगा। शगुन परिहार को आप सुन रहे थे, सीधे आपको लेकर चलती हूँ। वरुण जैन इस समय हमारे साथ मौजूद है। वरुण, किश्तवाड़ को लेकर तमाम अलग अलग मुद्दे गिनाए जा रहे हैं इस बार चुनाव में, लेकिन अगर निर्णायक मुद्दे की बात की जाए तो आतंकवाद का खात्मा और सुरक्षा की मुस्तैदी, यही निर्णायक रहने वाला है क्या? देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि किश्तवाड़ के लोगों ने आतंकवाद के दंश को झेला है। यहाँ पर आतंकवादी घटनाएं लगातार होती रहती है। अभी हाल ही में एक आतंकवादी घटना हुई थी, उसमें 2 जवान शहीद हो गए थे। और आप देखिए इस लोकतंत्र की खूबसूरती में, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और आप देखिए एक पोलिंग बूथ पर आपकी जहाँ तक नजरें जाएगी, यहाँ पर आपको महिला वोटर्स बड़ी संख्या में नजर आएंगे। एक लंबी कतार यहाँ पर लग चुकी है। हालांकि जो ये पोलिंग बूथ है ये डेडिकेटेड महिलाओं के लिए ही है, लेकिन किस तरीके से बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं यहाँ पे अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हैं। कुछ महिलाओं से भी मैं बात करूंगा। माता जी, वोट डालने आई हैं, क्या मुद्दा क्या है? मतलब विकास है, डेवलपमेंट है, क्या सोचकर वोट डालेंगे? विकास के लिए। विकास के लिए। तो विकास हो रहा है यहाँ पर? हाँ, होगा ना फिर। आपसे जानना चाहूंगा, आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग भागीदारी कर रहे हैं, 10 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं, खुश हैं कि इतने लंबे समय बाद अब वोट डालने का मौका मिला? खुश है। शायद अब आगे भी थोड़ी तरक्की होगी। और क्या मुद्दे हैं अभी आपके मन में, क्या सोचकर वोट डाल रही हैं? कुछ नहीं, अच्छाई के लिए ही। और भी महिलाएं हैं यहाँ पर, देखिए हर समुदाय से यहाँ पर महिलाएं अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हैं। माता जी, आपसे जानना चाहूंगा क्या मुद्दे हैं जिसको चलते आप? बेरोजगारी है, 10 साल से हो गए हैं, बच्चे बेकार पड़े हैं, गवर्नमेंट नौकरी कहाँ मिलती है, उनको प्राइवेट नहीं लगाते हैं। जो इधर इतने प्रोजेक्ट लगे हैं, कहाँ लगे हैं हमारे बच्चे? जो भी जाते हैं वहाँ हम उनको निकाल देते हैं उधर से। ऊपर से स्मार्ट मीटर लगाते हैं। ये है क्या है, 10 साल से क्या इतनी महंगाई हो गई है। राशन 1-3 किलो देते हैं 10-10 खानेदारों को। क्या है ये? क्या इनका विकास? क्या इनका? कुछ नहीं है, सब कुछ गरीब बेचारे लुट गए। अब हम वोट दे रहे हैं, बदलाव आना चाहिए। बदलाव आना चाहिए, रोजगार बच्चों को मिलना चाहिए। देखिए, अपने मुद्दों को लेकर साफ तौर पर अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। हम सीधे जरा आपको डोडा लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी अजय बाचलू भी इस समय मौजूद है। और अजय, आप जरा दर्शकों को ये बताइए कि कश्मीर और जम्मू रीजन दोनों के चुनावी मुद्दे जो हैं वो अलग अलग, या एक कॉमन थ्रेड भी यहाँ पर नजर आता है दोनों तरफ, जम्मू और कश्मीर रीजन में? अजय।
देखिए रोमाना, जम्मू को और कश्मीर की अगर बात करें तो दोनों जगह मुद्दे अलग अलग हैं। कश्मीर में अलग मुद्दे हैं, जम्मू में अलग मुद्दे हैं। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर जो है, देखिए अगर जहां कश्मीर में 370 एक बड़ा मुद्दा है, वहीं जम्मू में हाल के दिनों में हुआ आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कॉमन मुद्दों की अगर बात करें तो दोनों जगह जो है अनएम्प्लॉयमेंट का कॉमन मुद्दा है। लेकिन इसी बीच मैं एक शख्स से रोमाना आपका तारुफ कराना चाह रहा हूं। ये मजीद वानी साहब हैं, 2 टर्म के डोडा के एमएलए हैं, गुलाम नबी आज़ाद के खास सिपह सालार ये माने जा रहे हैं। इन्होंने समय निकाला है चुनाव के दिन एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए। वानी साहब, एबीपी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आपके पुराने साथी इंजीनियर रशीद कह रहे हैं कि इस बार किंग मेकर वो हैं, वो जहां चाहेंगे वहां सरकार बने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि हमेशा हिस्ट्री में रियासत जम्मू कश्मीर में, बल्कि देश में, पूरे भारत में अगर कोई किंग मेकर रहा है तो वो हमारा कायद गुलाम नबी आज़ाद साहब रहे हैं। और ये याद रखना, आपकी यकीन से कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह इस बार भी गुलाम नबी आज़ाद साहब का एक बहुत बड़ा रोल होगा, जो यहाँ की सरकार में या किंग मेकर के रोल में अदा करने के लिए रियासत जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा काम करेगा। मैं किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करता, लेकिन इंजीनियर रशीद हमारे कुलीग रहे, हमारे साथ असम्बली में रहे हैं, एक अच्छा इंसान है, एक अच्छा व्यक्ति है, एक अच्छी सोच है। लेकिन अब किंग मेकर कौन बनता है, ये रिजल्ट जब निकलेंगे उस वक्त पता लगेगा। हमारी दुआ है कि इंजीनियर रशीद साहब भी कामयाब हो जाएं और उनके लोग भी कामयाब हो जाएं। वो तो दावा कर बैठे हैं कि मेरे लिए सबके दरवाजे खुले हैं, मैं किंग मेकर। नहीं, दावा करना एक बात है और उस दावे को इम्प्लीमेंट करना या उसको मुकम्मल करना, इसको किसी जगह किसी लेवल पे उस पे चलना, ये बहुत सारा अंतर है, ये थोड़ा सा गैप है। अब ये है कि अगर अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी दे, लेकिन हम सब जो लोग हैं वो लोगों के लिए काम करते हैं, बल्कि उनके अपने लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ना सोच होनी चाहिए हमको। वानी साहब, उन्हें तो जमात का भी समर्थन मिल गया, आप समझते हैं जमात कुछ करते? देखिए, जो जहाँ पे उनका क्या रणनीति है, उनके क्या इलेक्शन के अपने मसले मसाइल हैं, वो जानते हैं। मैं उस बारे में टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मैं यही कहूँगा रियासत जम्मू कश्मीर में जो भी सरकार बनेगी उसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब का, मेरे लीडर का एक बहुत बड़ा रोल होगा, अच्छा रोल होगा। जो हम लोगों की हित के बारे में सोच के किसी सरकार का भी अगर हिस्सा बनेंगे तो वो लोगों के लिए बनेंगे, लेकिन उन पे कंडीशंस होंगी हमारी कि हमारे लोगों के क्या क्या काम है, जो वो काम होने चाहिए ज़मीन पे, जबान से नहीं। अगर वो कंडीशंस बीजेपी फुलफिल करती है तो बीजेपी के साथ नहीं, ये मेरे कायद का फैसला, वो क्या करते हैं जी। लेकिन इस वक्त तो हम कंटेस्ट बीजेपी के साथ ही करते हैं जी। मेरा मुकाबला बीजेपी के साथ है। नेशनल कांग्रेस तो 5वें नंबर पे है, कांग्रेस भी 4थे नंबर पे है, तो मेरा मुकाबला इस वक्त बीजेपी के साथ है डोडा के अंदर। और डोडा के अंदर हम ही 2 लोग हैं जिनका आपस में कंपटीशन हो रही है। जी, मैं कौन सा बात कर रहा हूँ, दरवाजे मेरे तो हमेशा खुले रहते हैं। रोमाना, दरवाजे गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी के भी खुले हैं और गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी ये दावा कर रही है कि किंग मेकर इस बार वो बनेंगे। आज बासु बहुत दिलचस्प है, जम्मू कश्मीर में इतने किंग बनने का दावा नहीं कर रहे हैं जितने इस बार किंग मेकर बनने का दावा कर रहे हैं। देखिए, आपसे कुछ देर पहले इंजीनियर रशीद, जिन्होंने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की, और अब ये डीपीएपी के उम्मीदवार जो हैं वानी साहब, उनको भी आप सुन रहे थे, गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी भी किंग मेकर बनने का दावा यहाँ पर कर रही है। लोग निकल रहे हैं, हम देख रहे हैं सुबह से। आपको क्या उम्मीद है कि एनसी की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी? लोग किन मुद्दों पे वोट डाल? अब लोग किन मुद्दों पे वोट डाल रहे हैं वो तो आपको लोगों से पूछना होगा। हमने तो अपना मंशूर लोगों के सामने रखा, अपना मैनिफेस्टो। हम सबसे पहली पार्टी थी जिन्होंने मैनिफेस्टो लोगों के सामने रखा और कहा कि इसको पढ़िए और इसके बाद फैसला करिए कहाँ वोट डालना है। हमारे मैनिफेस्टो को लेके मुल्क भर में चर्चा हुई, यहाँ तक कि बीजेपी का शायद ही कोई चीफ मिनिस्टर है जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो को मुल्क भर में चर्चे का विषय नहीं बनाया। तो हमारे लिए तो मुद्दे ये हैं। अब वोटर
किन किन मुद्दों पे वोट डाल रहा है वो तो आपको वोटर से पूछना होगा। जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या उम्मीद है, हम कांग्रेस और सीपीएम के साथ मिलकर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि 8 अक्टूबर को जब नतीजे निकलेंगे तो बहुमत हमारी होगी। अच्छा, आपको लगता है कि बहुमत से आपका जो अलायंस है वो सरकार बना सके? वही तो उम्मीद है ना, और नहीं तो और क्या उम्मीद लेके इलेक्शन लड़ा जाए कि हम हार जाएं? हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं ना कि 8 अक्टूबर को बहुमत और मेजॉरिटी हमारी होगी। सर, इस दरमियान जो पिछली बार मैंने आपसे बात की थी उसके बाद हमने देखा कई इंडिपेंडेंट्स खड़े हुए, जमात खड़ी है, इंजीनियर रशीद खड़े हैं उनकी पार्टी के, और मैंने आपके कई बयान भी देखे जिसमें आप इस बात का अंदेशा जाहिर कर रहे हैं कि ये लोग कहीं खेल ना बिगाड़ें। आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, वोटर कंफ्यूज हो सकता है, वोट तकसीम करना, इसी मकसद के लिए तो ये मैदान में आए हुए हैं। शायद आप ही के साथ इंटरव्यू में इंजीनियर रशीद साहब ने कहा है कि सारे दरवाजे खुले हैं, तो अगर सारे दरवाजे खुले हैं उसका मतलब है कि बीजेपी के लिए भी दरवाज़ा खुला है। हमला हमारे ऊपर होता है, सियासी निशाना वो हमें बनाते हैं, और बीजेपी के लिए दरवाज़ा खुला रखा हुआ है। तो इससे हम क्या मतलब निकालें? यही ना कि यहाँ वोट तकसीम किए जा रहे हैं बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। मुझे खुशी है कि आपने वो इंटरव्यू देखा इतना बिजी होने के बावजूद। सर, उसमें मैंने फिर तो दोनों ही सवाल पूछे थे। बीजेपी वाला आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो इशारा भी था, और मैंने ये भी पूछा था कि अगर एनसी कांग्रेस और अगर पीडीपी, वो तो आप पर होगा, इनकी गुंजाइश बनी तो आप इनके साथ जा सकते कि नहीं, तब भी उन्होंने ये कहा कि मेरे दरवाजे बंद नहीं। अब मुझे अगर उनके दरवाजे हमारे लिए खुले होने थे तो फिर सियासी निशाना हमारे खिलाफ क्यों, तमाम उम्मीदवार हमारे खिलाफ क्यों? आप देखें जहाँ कहीं वो तकरीर करते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करते हैं और किसी और पे निशाना तो वो बनाते नहीं हैं। और जो शख्स अपने दरवाजे बीजेपी के लिए खुले रखे उसके बारे में कम ही कहा जाए तो बेहतर है। बस दो आखिरी सवाल करना चाहता हूँ सर, मैं जानता हूँ आपके पास वक्त कम है। क्या पीडीपी भी आपके साथ आ सकती है? ऐसी कोई गुंजाइश बनी तो? उसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। हम तो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, कि हमें 8 अक्टूबर को बहुमत मिलेगी। और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब होंगे? अब वो 8 अक्टूबर के बाद उस पर हम चर्चा करेंगे। मेरा तो ऐसा कोई, ना मैंने ऐसी कोई बात की है, ना तकरीरों मैंने इसका कोई जिक्र किया है। मैं फ़िलहाल एमएलए के तौर पे जो है इलेक्शन लड़ रहा हूँ, अलायंस को कामयाब करने के लिए जो है पूरी मेहनत लगा रहा हूँ। बाकी 8 अक्टूबर के बाद बात करेंगे। बीजेपी ने, आखिरी सवाल, बीजेपी ने भी बहुत हमले किए, खुद होम मिनिस्टर साहब भी यहाँ आए, प्राइम मिनिस्टर भी आए और आने भी वाले हैं। बहुत सी चीज़ें नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में कही गई, अलगाववाद, और जिस तरह से 370 पे आप लोगों ने पोजीशन लिया। सर, आपको लगता है कि बीजेपी भी आपको इस बार कड़ी चुनौती दे रही है? संभव है? कहाँ पे? जम्मू रीजन में या ये इंडिपेंडेंट्स? और जम्मू में हम ज़्यादा सीटों पे लड़ नहीं रहे ना, हम अलायंस में हम ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारा कांग्रेस के साथ गठबंधन है। मुमकिन है कि कई सारी सीटों पे कांग्रेस और बीजेपी जो है आपस में जो है मुकाबला करेंगे, लेकिन जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस मैदान में है, बहुत कम सीटों पे हमारा जो है मुकाबला बीजेपी के साथ है, और कश्मीर की वादी में शायद कहीं पे भी नहीं। सर, मैं ये बात कर रहा था कि बीजेपी, इंडिपेंडेंट्स, क्या आपको लगता है कहीं, या इंजीनियर रशीद? दूसरी बात है, वो आपने खास सवाल बीजेपी के हवाले से पूछा था, लेकिन जब आप बीजेपी के जो सहयोगी हैं यहाँ पे, इंडिपेंडेंट्स, छोटी पार्टियाँ, इंजीनियर रशीद वगैरह, हाँ, तब जाके तो हमारे बीजेपी के ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम अब इतने हैं कि अब गिनना मुश्किल हो जाता है। उनके साथ तो हमारा मुकाबला है ही है। लेकिन जहाँ तक वज़ीर आज़म साहब के तरफ से या वज़ीर दाखिला साहब के तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाना है, मैं तो एक तो इलेक्शन में तो ये होता है, लेकिन अफसोस की बात ये है कि हमें निशाना बनाने के अलावा उनके पास और कुछ कहने के लिए है नहीं। पिछले 5-6 साल का जो यहाँ का रिकॉर्ड रहा है उस पर बात करते, बताते ना कि लोगों को क्या हासिल हुआ है पिछले 5-6 साल में। आतंकवाद के हवाले से बात होती है, पहले तो वो ये बताएं ना, जम्मू में आतंकवाद कैसे फैला। हमें तो 10 साल हो गए इक़्तिदार से बाहर। हमने जब इक़्तिदार छोड़ा तो जम्मू में इस तरह के हमले नहीं हो रहे थे। आज शायद ही कोई इलाका है जम्मू में जहां आपको हमलों की खबरें नहीं आती, चाहे वो चिनाब से हो, पीर पंचाल से हो, रियासी से हो, जम्मू, कठुआ, सांबा इलाका बताइए, वहाँ हमले होते रहे। बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता है कि हम आएंगे तो यात्रियों पे दोबारा हमले होंगे। यात्रियों पे तो इनके दौर में हमले हुए। महबूबा मुफ्ती वज़ीर आला थी जब अमरनाथ यात्रा की गाड़ियों पे हमला हुआ। बीजेपी डायरेक्ट गवर्नर्स रूल के हैसियत से यहाँ राज कर रही हैं जब रियासी पे यात्रियों के बस पे हमला हुआ। तो आतंकवाद इनके दौर में फैला।
यात्रियों पे हमला इनके दौर में हुआ, हालात इनके दौर में ख़राब हुए और निशाना वो हमें ठहराते हैं। पहले तो ये समझाएं कि जम्मू में हालात किसके वजह से बिगड़ गए। आज जो लोग वोट डाल रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे उमर अब्दुल्ला? कि बढ़ चढ़ के वोट में हिस्सा लें, अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, सोच समझ के वोट डालें और अगर हो सके तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, CPM हमारी अलायंस जो है उसको कामयाब करें। एक आखिरी सवाल जो लोगों के मन में होता है, माफ़ कीजिएगा, बस पूछना चाहूँगा, आप तक भी ये बात आती होगी कि क्या चुनाव के बाद इस बात की रत्ती भर भी गुंजाइश है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच कोई अलायंस हो जाए? मैंने पहले ही कहा ना, उसकी गुंजाइश, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए तो हमने प्री पोल अलायंस किया। अगर हम इस तरह के दरवाजे खुला रखना चाहते थे तो प्री पोल अलायंस करते नहीं। हम ना कांग्रेस के साथ करते, ना किसी और के साथ करते। इस मामले पे हम खामोश रहते, अकेले 90 के 90 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े कर देते और फिर देखते नतीजे क्या रहते। लेकिन इस बार हमने सोच समझ के, और ये पहली मर्तबा है लगभग 40 साल के बाद कि हमने कोई प्री पोल अलायंस किया हो असेंबली के लिए। हमने ये सोच समझ के किया ताकि वोटर को कम से कम इस बात का एहसास हो कि हम वो लोग नहीं हैं जो इलेक्शन के बाद किसी और के साथ हाथ मिलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। उमर अब्दुल्ला साहब कभी भी वर्ड्स मिन्स नहीं करते, बिल्कुल साफ कर दिया है कि चुनाव के बाद किसी तरह की बीजेपी के साथ अलायंस की कोई गुंजाइश नहीं, और इस बात का पूरा भरोसा जताया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और CPIM मिलकर के सरकार बना सकेगी। मुख्यमंत्री कौन होगा ये चुनाव के बाद तय किया जाएगा। कैमरामैन राजेश के साथ आशीष कुमार सिंह, ABP न्यूज, श्रीनगर। उमर अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे। ABP न्यूज से खास बातचीत में उमर अब्दुल्ला की तरफ से साफ कर दिया गया, चुनाव के बाद PDP से गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं है, हमें बहुमत मिलने की उम्मीद, ये उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा जा रहा है। बीजेपी से कम सीटों पर मुकाबला है डायरेक्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस का। जम्मू रीजन में बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला आमने सामने का है, ये उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया है। बीजेपी के साथ जाने की कहीं कोई गुंजाइश है ही नहीं, इसे पूरी तरीके से खारिज उमर अब्दुल्ला करते हुए नजर आए, ये कहते हुए कि प्री पोल अलायंस का मतलब ही ये है कि हमने पहले ही अपने साथी तय कर लिए हैं, बीजेपी के साथ जाने की कोई गुंजाइश नहीं और ना ही उसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि गठबंधन को बहुमत मिल जाएगा। उमर अब्दुल्ला की खास बातचीत ABP न्यूज के साथ, हमारा गठबंधन मजबूत है, ये कहना है उमर अब्दुल्ला का। चुनाव के बाद PDP से गठबंधन को लेकर उमर अब्दुल्ला की तरफ से साफ कर दिया गया, हमें बहुमत मिलने की उम्मीद है, किसी को साथ लेने की गुंजाइश बनेगी ही नहीं, अपने दम पर हम बहुमत हासिल कर लेंगे, गठबंधन मजबूत। और इस बीच बड़ी खबर इस समय की आपको बता देते हैं, शुरुआती 2 घंटे का वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा आ गया है। सुबह 9 बजे तक 11% मतदान जम्मू कश्मीर में हुआ है। 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, सुबह 9 बजे तक का यह आंकड़ा है। वोटिंग परसेंटेज शुरुआती 2 घंटों में 11% रही है। ABP न्यूज की अपील आपसे यही कि अगर आपके इलाके में भी आज वोटिंग हो रही है, इन 24 सीटें जम्मू कश्मीर की, अगर यहां के आप भी वोटर हैं तो वोट जरूर दीजिए, अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाइए।